हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस एग्जाम 2025-26 की नई भर्ती भी चल रही है और इसका फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है और आज आपका 23 जनवरी हो चुका है। अभी भी आप सभी के पास एक हफ्ते का समय बाकी है। तो जितने स्टूडेंट अभी तक यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले जाकर वो फॉर्म को अप्लाई कर दे, उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी शिफ्ट के लिए पूरे 150 नंबरों का इजाफा करने वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलेगा आप सभी को। तो इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी ये क्लास आज आपके लिए 150 नंबरों का टेस्ट होने वाला है और आप सभी का टारगेट केवल 45 क्वेश्चन सही करना है। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए और इन्हीं फॉर्म फिलअप में पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, प्लस डेली क्लास में आप सभी को टारगेट भी मिल रहा है। कोई भी स्टूडेंट अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे कल हमने लगभग 61 सवाल कराया था जिसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग था। उसमें से टारगेट 35 क्वेश्चन दिया था। किसी का 10 क्वेश्चन सही हो रहा है तो किसी का 20 क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसा क्यों? हम आपसे कहें कि डेली आप क्लास करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा जो टारगेट होगा एक दिन पूरा हो जाएगा अच्छी तरीके से। बस आप डेली क्लास करिए, क्लास को आप बीच में मत छोड़ा करिए, पूरा क्लास देखा करिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस में कर रहे हैं, लेकिन आज का ये क्लास होगा वो बहुत अच्छी लेवल का होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आप इस क्लास से तैयार करिएगा। वैसे तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर केवल 120 मिनट में समाप्त होगा। इन्हीं 120 मिनट में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 37 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग मिलेंगे। यानी 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप गलत करें चाहे आप सही करें। तो साथियों, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका भी टारगेट यूपी पुलिस एग्जाम 2026 है, यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया तो लास्ट 75 क्वेश्चन तक जाइए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आदत बनी रहेगी कि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वैसे आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार आपके पेपर में, वैसे ही प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डेली क्लास आप सभी लोगों के लिए सुबह 11 बजे हो रही है यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग हिंदी के सवालों से शुरुआत करेंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द कौन सा है? बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है? तो ये निपात शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। डिटेल में हम समझेंगे कि निपात होता क्या है और इससे हमारे सवाल में यदि सवाल पूछेगा इससे रिलेटेड तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण निपात शब्द उदाहरण देखिए। तुम आज रात तक रुकना ही पड़ेगा, तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा, ही जो है एक निपात शब्द है। तो जैसे तुमने तो हद कर दी, तो भी ये क्या है? निपात शब्द है। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, भी क्या है? एक निपात शब्द है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तक भी क्या है? एक निपात शब्द है। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाएगा, मात्र भी क्या है? एक निपात शब्द है। नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था, भी क्या है? एक निपात शब्द है। अब देखिए सर्वनाम भी पकड़ लीजिए, आगे आपके पेपर में सवाल पूछेगा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी के सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है भाई? सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। उदाहरण जैसे आप देखेंगे, वह पेन मेरा नहीं है, यह घर मेरे दादी जी ने बनवाया था, ये सभी क्या है भाई? एग्जाम्पल सर्वनाम के। तो यहाँ से आप क्रिया विशेषण देखेंगे अच्छी तरीके से, उसके एग्जाम्पल भी हम चेक करेंगे भाई। क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया शब्द सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे वैसे, सहसा, तेज, सच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, फटाफट आदि, ये सब क्या है भाई? क्रिया विशेषण। उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है। अब देखिए संबंध बोधक क्या होता है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। जो शब्द
संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द जैसे अंदर बाहर, दूर पास, आगे पीछे, बिना ऊपर नीचे आदि, ये सब क्या भाई संबंध बोधक के एग्जाम्पल हैं। पेड़ के ऊपर कौवे बैठे हैं, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, कुर्सी के ऊपर किताबें हैं। याद रखिए भाई, इसी से आपके पेपर में 2 से 4 सवाल देखने को मिल जाएगा। अच्छी तरीके से तैयार करना है। देखिए महर्षि में संधि बताइए कौन सा भाई, महर्षि में कौन सा संधि लगा है? तो इसमें गुण स्वर संधि लगा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। देखिए महर्षि का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होता है। जिन स्वरों में संधि आ प्लस री और गुण, महर्षि में गुण स्वर संधि है भाई। महर्षि का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होता है, इसमें गुण स्वर संधि लागू होती है। अब गुण स्वर संधि होते क्या है? देखिए जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब अ आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। ये याद रखिएगा भाई, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक, उसको देखिए संधि। संधि के आप जानते कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम एक एक के बारे में जानकारी देख रखेंगे। स्वर संधि होते क्या है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग कौन क्या होते हैं। देखिए स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस आधार यानी रामाधार, यह आपका स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि देखिए जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि का। जैसे सट प्लस आनन सडानन, यह आपका व्यंजन संधि होता है। उसका देखिए विसर्ग संधि होता क्या है। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन या आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस बल यानी मनोबल। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मन प्लस बल यानी मनोबल, ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, अच्छे से आप याद रखिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। चूहा बिल से बाहर निकला, इनमें कौन सा कारक है भाई, इन वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से ईसत शब्द के विलोम शब्द की पहचान करिए। ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा होता है। ईसत का मतलब होता है थोड़ा और कम, तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रचुर हो जाएगा भाई, प्रचुर मात्रा में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से स्पर्शी संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताएंगे आप सभी। स्पर्शी संघर्षी महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो आधा 6 आधा ये, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये 6 है ये स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों अर्थात च छ झ झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो महाप्राण व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? महाप्राण भाषा विज्ञान में वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजनों की संख्या 15 होती है। जैसे क ख ज झ ट ढ त थ फ भ ढ स ह, ये आपके होते हैं महाप्राण व्यंजन। इनके भी आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मसृण का विलोम क्या होगा भाई? मसृण का विलोम क्या होता है? चिकना। मसृण का मतलब होता है दोस्त मेरे चिकना। चिकना मसृण का मतलब होता है चिकना या बिल्कुल मुलायम। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द बताइए क्या होता है? रुच होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए तो कुछ और विलोम शब्द देख लेते हैं भाई। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक। उन्मिलन क्या होता है? निमिलन। एकमुखी का बहुमुखी, ऋण का उत्तीर्ण होता है। विकर्षण का आकर्षण होता है। कृत्रिम का प्राकृत और विलोम का अनुलोम होता है। ये सब याद रखिए। चिरंतर का नश्वर होता है। आहार का
निराहार होता है। देखिए यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि बताइए। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि कौन सा भाई? तो विशेषण संबंधी इसमें अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर। तो अब देखिए कुछ डिटेल में समझ लेते भाई। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में विशेष संबंधी अशुद्धि, जैसे बड़ा के स्थान पे बहुत शब्द आएगा भाई, बहुत सुंदर ये होना चाहिए। चित्र विशेष है, सुंदर विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है, अन्य विशेषण संबंधी त्रुटि। विशेषण संबंधी जो आप अशुद्धियाँ ये आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। राकेश को भारी प्यास लगी, यानी राकेश को बहुत लगी, यानी भारी की जगह बहुत होगी भाई। हमें बड़ी भूख लगी, यानी हमें बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या, यानी यह गंभीर समस्या है। हमारी बहुत हानि हुई, यानी हमारी बड़ी हानि हुई। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, यानी राजेश आगामी बुधवार को आएगा। ठीक है, अग्रिम की जगह आगामी होगा। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ भी देख लीजिए भाई। राष्ट्रभाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है, बड़ी बड़ी बाधाएं, ये आपका सही होगा। रानू ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, कड़ियाँ गाई, लड़ियाँ की जगह कड़ियाँ होगा। ताकतवर नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, यानी ताकतवर नारी को छूने का साहस कौन करेगा, ये आपका परफेक्ट बनेगा। ओके दोस्त मेरे, तो ऐसे आप याद करते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तोता के पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, बताएंगे आप सभी? तो कीर है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पुरुष का भेद बताइए। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पुरुष का भेद आप सभी को बताना है। कौन सा इसमें? तो अन्य पुरुष है। तो इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो कुछ इसे हम डिटेल में समझेंगे अच्छी तरीके से। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष होते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं अच्छी तरीके से होते क्या हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे स्कूल जाना पसंद है, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। ओके, अब अगला चेक करिए भाई, मध्यम पुरुष क्या होते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, ये क्या भाई? मध्यम पुरुष है। अब लास्ट पुरुष देख लेते हैं जो अन्य पुरुष है भाई। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ए, वे आदि, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, इनकी तुम में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, ये तो अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो सर्वनाम भी इसी लगले देख लेते हैं भाई। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा का स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्वशब्द, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक, अब एक एक बारे में हम यदि चेक करना चाहें तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है, ये क्या है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। छंद शास्त्र में दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। तो छंद शास्त्र में किसके 2 प्रकार होते हैं? लघु और गुरु, बताएंगे आप सभी। तो भाई वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, छंद शास्त्र में वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु होते हैं, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को, तो साथियों आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए या आप यूपी होमगार्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए हमने पूरा 1500 क्वेश्चन तैयार किया है। और इन ये 15 क्वेश्चन में एक भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। मुश्किल से 2 से 4 सवाल आपको हर शिफ्ट में, यानी हर PDF में, यानी हर टेस्ट में मिलेगा। नहीं तो साथ ही पूरा नया सवाल आपके लिए हमने अप टू डेट कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें आपको जानते क्या क्या मिलेगा? संपूर्ण GK प्लस UP GK मिलेगा, GK हिंदी मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, यहाँ तक कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेगा। और ये इस टाइम आपके लिए ऑफर चल रही भाई, लगभग 10% का ऑफर चल रही। यानी ये जो PDF आपके लिए हमने अभी के लिए किया है लास्ट 10 दिनों के लिए, मात्र 50 रुपये में, 50 रुपये
आपको पे करना और ये अपने पीडीएफ पास मंगाना है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, केवल मैसेज करना है कि हमें यूपी पुलिस का पीडीएफ चाहिए, पूरे 10 टेस्ट सीरीज। तो तुरंत टीम आपको प्रोवाइड करेगी, समय बिल्कुल भी नहीं लेगी मेरे दोस्त, क्योंकि भाई समय नहीं है। आप यदि इस तरह के सवाल को भी तैयार करते हैं लगातार अच्छी तरीके से, 15 क्वेश्चन तैयार कर ले, तो समझिए आपका अच्छी तरीके से यूपी पुलिस एग्जाम तैयारी हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से। क्योंकि एग्जाम को देखते हुए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, वही ये टेस्ट है आपके लिए भाई, ठीक है। तो ये टेस्ट मात्र आपके लिए 50 रुपये में, वो भी पूरे 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। हर टेस्ट में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपका पेपर में सवाल है भाई 38 क्वेश्चन जीके, 37 हिंदी, 38 मैथ और 37 रीजनिंग, इस तरह से ये टेस्ट तैयार किया गया भाई। तो भाई इस नंबर मैसेज करिए और ये टेस्ट अपने पास मंगाइए। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है सभी बताएंगे। तो किसी और से परामर्श लीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? भाई हमने कल डिटेल में बताया था, घोष सघोष कौन कौन से वर्ड होते हैं, बताइए इनमें से कौन सा वर्ड घोष है? तो भाई एक घोष वर्ड है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, बताइए दोस्त, उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, इनमें से कौन सा अव्यय भाई? तो संबंध बोधक अव्यय है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो संशय होना हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची बताइए। ओज का पर्यायवाची क्या बनेगा? ओज का होगा बल, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा पूरी तरीके से डिटेल में बताया भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथियों आप सभी इसको रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के पिछले 5 सालों का पेपर को डिस्कस करें, और अपनी तैयारी हम लोग सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो डेली हमारी क्लास सुबह 11 बजे होती है, तो उसमें हम अपनी तैयारी मिलकर कर रहे हैं। तो दोस्त मेरे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि इस सीरीज में लगभग 10,000 भाइयों को ऐड करना है। यदि आप इस सीरीज में जुड़ते हैं तो जो भी आपका डाउट होगा वो सब मिलकर अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन का। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जैसे ही क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो मेन आपका है कि नोटिफिकेशन ऑन करना, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए सुबह 11 बजे की क्लास की। ओके दोस्त मेरे, तो आप जरूर नोटिफिकेशन ऑन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो साथियों अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना लोकोक्ति का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? यानी पूर्ण स्वतंत्र होना भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को, देखना का प्रथम प्रार्थक क्रिया रूप लिखिए। देखना का प्रथम प्रार्थक क्रिया रूप क्या होगा? तो इसमें दिखाना हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो नया एक विशेषण शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, शायद मैं नौकरी छोड़ दूं वाक्य में प्रयुक्त काल निम्न में से कौन सा है? तो साथियों शायद मैं नौकरी छोड़ दूं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसमें संभाव्य भविष्य काल है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और डेली क्लास में आपको टारगेट भी मिल रहा है, तो साथियों आप टारगेट को पूरा करने का प्रयास करिएगा। और आज 45 क्वेश्चन आपको सही करना है। देखिएगा लास्ट में आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से, बताइएगा। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं, तो इनमें कौन सा भाई विराम चिन्ह का चयन होगा? आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं, तो इसमें भाई ये जो बिंदु है भाई छोटा सा गोला, ये इसका इसमें विराम इस्तेमाल होगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उद्दत का विलोम क्या होगा भाई? उद्दत का, तो उद्दत का विलोम हो जाएगा, उद्दत का विलोम क्या होगा? विनीत होगा, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो साथियों पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो पोखर का याद रखिएगा पुष्कर हो जाएगा तत्सम रूप,
सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। रस से संबंध अस्थाई भाव में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? रस से संबंध अस्थाई भाव में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो अद्भुत का जुगुप्सा, ये भाई गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्यों भाई ये असंगत है, गलत है। जैसे देखिए, अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय होगा। जुगुप्सा अस्थाई भाव का रस या विभत्स रस होगा। रस अच्छे से याद रखिए भाई, होते क्या है रस? जैसे काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जिस अनिर्वाचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसे आनंद को रस कहा जाता है। रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, परंतु अभिनव गुप्त ने 9 रसों की मान्यता दी है। अतः अब रसों की संख्या 9 मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल और भक्ति रस भी शामिल है। ये याद रखिएगा भाई, रस के बारे में डिटेल है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सुनी सुर सरी सम पावन बानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, सुनी सुर सरी सम पावन बानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो साथियों, इनमें से वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है? जैसे सामान्य वर्तमान काल ये तो है भाई, संदिग्ध वर्तमान काल भी है, अपूर्ण वर्तमान काल है। यानी भाई ये तो तीनों इनके भेद हैं। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं है भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में भी हम देख लेते हैं वर्तमान काल होते क्या है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल देखिए, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें काम हो चुका है। फिर उसका देखिए संदिग्ध वर्तमान काल होता है एक, जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो या संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। राम पढ़ता होगा, इसमें संदिग्ध लग रहा है ना, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान देखते हैं। क्रिया का जिस रूप से यह पता चल जाए कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वह शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। मैं पढ़ रहा हूं, लड़के खेल रहे हैं, ये किसके एग्जाम पे है? अपूर्ण वर्तमान काल के या तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण हैं। संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावनाएं होती हैं, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता। जैसे वह लौटा हो। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा भाई? लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा होगा? तरुड़, तारुड़ी, ये भाई असंगत शब्द है लिंग के आधार पर, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे होते क्या है। जैसे देखिए, लिंग के आधार पर असंगत शब्द जैसे युग्म तरुड़, तरुड़ी। तरुड़ी का अर्थ है कि नाव या नौका, तरुड़ का अर्थ होता है युवा या व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग के बारे में थोड़ा समझे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या आदि, ये सब क्या है? लिंग है। फिर देखिए लिंग के भेद भी कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, पेड़, बैल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए? तो इम है भाई, इम है अंतिम शब्द में प्रत्यय, इम है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। यानी हीरा का तत्सम रूप कौन सा होगा? हीरा का हीरक हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो साथियों संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का मतलब किसी भी अर्थ में जो
आरंभ में मिलाकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी संस्कार में सम लगा, यानी स आधा म लगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों दुशासन का संधि विच्छेद क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, दुह प्लस शासन होता है दुशासन का संधि विच्छेद, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? तो रोना, ये भाई अन्य से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो इसमें नाम धातु क्रिया है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो साथियों इनमें से संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो इसमें जुगुप्सा एक संचारी भाव नहीं है भाई ये, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए दोस्त, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जैसे य, र, ल और व, ये कौन व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, तो ये संयुक्त व्यंजन कहाँ से हो जाएंगे? ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन ए जो है कि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। अनार्य शब्द को तद्भव रूप में परिवर्तित करिए। अनार्य शब्द को तद्भव रूप में परिवर्तित करना है, तो क्या बनेगा? अनाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से किस वर्ग में उष्म ध्वनियां हैं? उष्म मतलब हमने आपको क्या बताया भाई? गर्मी। उष्म मतलब गर्मी। किस अक्षर को बोलने से आपके मुंह से गर्मी पैदा होती है? यानी जो स, देखिए आप बोलिए स, आपके अंदर जैसे गर्मी आएगी, बाहर निकलेगी। स ह, जैसे गर्मी आपके मुंह के अंदर से बाहर आएगी, तो ये उष्म ध्वनियां होती हैं चारों ये। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताएंगे आप सभी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से मगही, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? संदिग्ध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो भ्रामक है भाई, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो साथियों पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? टोटल 5 हैं भाई पश्चिमी हिंदी की बोलियां, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो कौन कौन से, इसको भी आप देख लीजिए भाई, कौन कौन से होते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदिया में कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी है, जो कि 5 होते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम बताइए। अंधेरे में कुछ भी से हो सकता है भाई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? कुछ भी, यानी कुछ क्या एक सर्वनाम शब्द है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से क्या इंगित का क्या अर्थ नहीं होता? तो इंगित का क्या अर्थ नहीं होता है? तो अवस्था नहीं होता है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो साथियों 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत की कहानीकार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। द्रुत का विलोम शब्द क्या होगा? द्रुत का मतलब कि जल्दी से आगे बढ़ने वाला, यानी मंथर हो जाएगा भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो साथियों आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुबह 11 बजे क्लास जरूर करिएगा भाई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा भाई। टारगेट हमारा है कि क्लास हमें सुबह 11 बजे डेली करना है, और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलनी चाहिए। आपका साथ चाहिए, आपको डेली क्लास करनी है। अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे मेरे दोस्त। ओके, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे लघुता है, आलस्य भी, सजावट, लेकिन पर्वत नहीं है भाई भाववाचक संज्ञा, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन करिए। हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता, हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य का प्रकार है बताइए? तो इसमें भाववाचक भाई, सी ऑप्शन भाववाच्य बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को।
शिशिर शैली के लिए फल लाया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? शिशिर शैली के लिए फल आया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। के लिए कल डिटेल में बताया था भाई, कर्ता ने कर्म कुकरण से, ये वाला। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है किससे भाई? किस लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। यह मेरा चश्मा है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मेरा का, मेरा कौन सा होगा? तो संबंधी ये कारक है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। बाड़ों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों बाड़ों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तुड़ीर कहेंगे। क्या साथी? तुड़ीर कहेंगे, बाड़ों को रखने का साधन, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? तो क्या होती है भाई म्यांमार की मुद्रा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो कुछ देश और उसकी राजधानी भी चेक कर लेते हैं, जैसे तुर्की की राजधानी अंकारा होती है, कंबोडिया की नोम पेन होती है, अल्बानिया की तिराना होती है, डेनमार्क की कोपनहेगन होती है। ये सभी याद रखेंगे भाई, आपके पेपर में अन्य देशों का राजधानी पूछेगा, मुद्रा पूछेगा। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? तो साथियों किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की अब्दुल राशिद ने हत्या कर दी थी? तो साथियों किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की अब्दुल राशिद ने हत्या की थी? तो भाई स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने किया था? अब्दुल राशिद ने हत्या की थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिमालय से विंध्य के बीच विकसित हुई थी? तो साथियों मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली हिमालय से विंध्य के बीच विकसित हुई थी? बताइए। तो नागर शैली विकसित हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों जो यूएनडीपी इसकी स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो बुल्स आई शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। बांग्लादेश ने किस दिन को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस घोषित किया है? तो साथियों बांग्लादेश ने किस दिन को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस घोषित किया है? तो भाई 25 फरवरी को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस घोषित किया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी के लिए नया पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी के लिए नए पोर्टल का नाम क्या है बताइए? तो डिपो दर्पण है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन करने का मार्ग चुना? तो साथियों भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन करने का मार्ग किसने चुना बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस ने चुना था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा, ओके। अगला सवाल देखिए 62। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशन गंगा परियोजना पर विवाद है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशन गंगा परियोजना पर विवाद है? तो पाकिस्तान देश के साथ, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक उदासीन लवण विलयन का सन्निकट पीएच मान क्या होता है बताइए? एक उदासीन लवण विलयन का सन्निकट पीएच मान क्या होता है? तो भाई 7 के बराबर होता है,
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। 1961 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन विजय ये किसके लिए था? तो साथियों 1961 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन विजय ये किसके लिए था? तो ये पुर्तगाली से गोवा के मुक्ति के लिए था, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली है? तो साथियों भारतीय संविधान ने जो समवर्ती सूची का अवधारणा लिया ना, वो किस देश से उधार लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। पहला प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो साथियों पहला प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 2003 में मनाया गया था पहला प्रवासी भारतीय दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये वृंदावन में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे भाई। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 69। भारत के महान्यायवादी किसको कानून सलाह प्रदान करते हैं? भारत के महान्यायवादी किसको कानून सलाह प्रदान करते हैं? बताएंगे आप सभी। तो केंद्र सरकार को कानून सलाह प्रदान करते हैं जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो साथियों लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अध्यक्ष कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। म्यांमार किस दिशा में स्थित है भाई? म्यांमार किस दिशा में स्थित है, यानी किस एशिया में स्थित है म्यांमार? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है म्यांमार। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए 74 को। जादूगोड़ा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जो जादूगोड़ा खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा खदान। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अछूड़ रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो साथियों भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता इसकी रक्षा और उसे अछूड़ रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो ये मेरे दोस्त एक हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताएं कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा। सभी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपना आंसर। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ आपको डेली क्लास सुबह 11 बजे करनी ही करनी है। एक भी दिन का क्लास आपको मिस नहीं करना है भाई। और जो हम आपको टेस्ट दे रहे हैं उसको आप जरूर लीजिए मेरे दोस्त। एग्जाम से पहले बहुत वो आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। 1500 क्वेश्चन आते हैं, यदि आप डेली भी 40 से 50 क्वेश्चन वो टेस्ट का लगाते हैं अच्छी तरीके से तो आपकी तैयारी ए लेवल की हो जाएगी भाई। तो इसलिए आप वो टेस्ट लीजिए, उस नंबर मैसेज करके वो PDF अपने पास मंगाइए भाई। मात्र 50 रुपये में पूरे 1500 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। PYQ सीरीज एक भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग मैंने पूरा करा ही दिया है भाई, और कराएंगे भी अभी तक 30 जनवरी तक। दोस्त मेरे आप डेली क्लास करिए, अपनी तैयारी को एक अच्छी नींव दीजिए, जैसे कि आपके पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। GK UP GK हिंदी मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर में। ओके तो चलिए दोस्त क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं UP पुलिस कांस्टेबल की एक और क्लास कल 11 बजे। तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे, और आप जिस भी ग्रुप में उसमें भी सेशन को शेयर करेंगे भाई। ओके तो आप सभी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।